हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से इस ज्योग्राफी की क्लास में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और आज का ये वीडियो इस वाले चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा। ये क्लास इस वाले चैप्टर की अंतिम क्लास होगी। उसके बाद में हम नया चैप्टर, नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों, ये आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पृथ्वी में जो अंदर जो लावे के द्वारा जो ज्वालामुखी है उसके द्वारा जो बनने वाली जो आकृतियाँ हैं उनको जानने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम जो सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है पृथ्वी की जो ज्वालामुखी से जो बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में। तो जो पहली जो हम पढ़ने वाले हैं स्थलाकृति वो है बेथोलित। दोस्तों, इनके नाम से नहीं डरना है, इन्हें हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। वैसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेथोलित, उसके बाद में हम जानेंगे लेकोलित के बारे में। बेथोलित, फिर लेकोलित, फिर लेपोलित, फिर फेकोलित, और फिर उसके बारे में जानेंगे सिल या फिर सीट, और सबसे अंत में हम जानेंगे डाइक के बारे में। तो दोस्तों, इनके बारे में हम जानेंगे। ये आपके सामने दिख रही होंगी कि हम किस किस के बारे में जानने वाले हैं। आप पहले तो इस वाले चित्र को देख लीजिए। इसमें सबकी सभी जो आकृतियां हैं वो दी गई है, लेकिन अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसके बारे में, मैं आपको बताता चाहता हूँ। तो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, आपको इनसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो जो अंतर्वेदीय आकृतियाँ होती है वो क्या है कि लावा के ठंडा होने से आग्नेय शिला बनती है। जो लावा जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है वो कहीं पे या तो पृथ्वी के अंदर या फिर पृथ्वी के बाहर कहीं भी जाकर ठंडा होता ही है। वो इतना गर्म होता है, वो बाहर आके कहीं ना कहीं ठंडा होता ही है। तो इससे आग्नेय शिला बनती है, इग्नियस रॉक बनती है, इग्नियस रॉक फॉर्म होती है इससे। तो जो लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शिलाओं का वर्गीकरण किया जाता है कि किस स्थान पर ठंडा होती है, किस शेप में ठंडी हो रही है। तो इसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। मुख्यतः इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ज्वालामुखी शैलें और दूसरा है पातालीय शैलें। दोस्तों, पहला है ज्वालामुखी शैलें और दूसरा है पातालीय शैलें। ज्वालामुखी शैलें यानी कि जब लावा पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलता है, तो लावा धरातल से बाहर आके अगर वो ठंडा होता है, जो हमारी धरती है, जो भूपरपट्टी है, उससे अगर ये बोतल है उससे बाहर आकर के अगर लावा ठंडा होता है तो उसे ज्वालामुखी शैल कहते हैं। और दोस्तों, अगर पाताली शैल की बात करें तो लावा धरती के अंदर से तो आता है, लेकिन वो धरातल के अंदर ही ठंडा हो जाता है। वो बाहर निकल ही नहीं पाता, वो अंदर ही कहीं ना कहीं उसको स्थान में जाता है, तो वहाँ पे जाकर ठंडा हो जाता है। तो उसे पातालीय शैल कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ज्वालामुखी शैलें और पातालीय शैलों के बारे में पता चला होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको बता दूं, ये जो पाताली शैलें हैं इन्हें ही हम पढ़ने वाले हैं। इनकी ये जो पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं पे ये जम जाती है, कहीं ना कहीं पे ये वहीं पे रुक जाती है। तो इन्हीं की स्थिति के आधार पर इन्हें इन वर्गों में विभाजित किया गया है, बेथोलित, लेकोलित, लेपोलित और फेकोलित। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। आप अभी जो मैंने बताया वो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है बेथोलित। तो मैं इससे आप थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, फिर आपको ये आपके सामने एक चित्र भी आ जाएगा, आप थोड़े चित्र से समझना। तो जो बेथोलित जो होता है वो मैग्मा का एक विशालकाय पिंड जो भूपरपट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा होकर गुंबदाकार शेप में होता है। तो ये मैग्मा का यानी कि बहुत ही ज़्यादा विशाल पिंड, बहुत ही ज़्यादा विशाल भंडार होता है यहाँ पे,
जो भूपर्पट्टी है वहाँ पर हम जान चुके हैं भूपर्पट्टी क्या होती है पिछली वीडियोज़ में। तो जो भूपर्पट्टी होती है उसके अंदर बहुत ही अधिक गहराई पर ये ठंडा होकर गुंबदाकार रूप में बहुत ही बड़े स्थान पर होता है ये। और यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा क्या है, ये ग्रेनाइट जो होता है, जो ग्रेनाइट होता है उसकी ज़्यादा प्रधानता होती है, यानी कि ग्रेनाइट यहाँ पे सबसे सर्वाधिक पाया जाता है इसके अंदर। जो ये बेथोलित होता है इसके अंदर ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये अनाच्छादन प्रक्रियाएँ जो होती है, जो डेनुडेशन प्रोसेस होती है, तो ये अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा कभी कभी ये धरातल में भी आ जाते हैं, पृथ्वी पर भी आ जाते हैं, ऊपर भी आ जाते हैं। तो जो अनाच्छादन प्रक्रियाएं क्या होती है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो इससे भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप थोड़ा बहुत ही जान लीजिए कि जो पर्वत होता है, तो पर्वत के ऊपर से छोटी सी कोई परत हट जाती है, परत का थोड़ी थोड़ी सी परत है उसके ऊपर से हटती रहती है, तो उसे अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा हटती है ये। तो दोस्तों आप इसे याद रखिएगा कि ये जो अनाच्छादन प्रक्रिया क्या होती है, तो बेथोलिथ के बारे में। अभी आपके सामने चित्र भी आ रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एरो बन रहा है वहाँ पे ये बेथोलिथ, ये नीचे देख सकते हो इतना सारा भंडार पड़ा है बेथोलिथ का, तो इसे बेथोलिथ कहते हैं। यहाँ पे लावा जमा हुआ है, जो लावा पृथ्वी के अंदर से आया था वो यहाँ पे आके जम गया, जो मैग्मा था वो यहाँ पे आके जम गया है। इसे लावा कहे हैं, मैग्मा कहे, बात तो एक ही है, लेकिन ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर होता है, पृथ्वी से बाहर आता है, इसे लावा कहते हैं। तो इससे यहाँ पे लावा नहीं मैग्मा कहना ही उचित होगा। और दोस्तों अब आगे देखते हैं, तो आगे है लेकोलिथ। और अगर हम लेकोलिथ की बात करें तो जो ये भी गुंबदानुमा शेप में ही होते हैं, ये भी गुंबदानुमा विशाल आकृति में होते हैं, विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं ये भी, जो कि पृथ्वी के अंदर जमी हुई है। और ये क्या है कि बेथोलिथ होता है ना, उनसे एक पाइप से जुड़ी हुई होती है, एक पाइप नुमा आकृति से जुड़ी हुई होती है, पाइप नुमा एक कुछ होता है, संरचना होती है, उससे जुड़ी हुई होती है ये भी आपके सामने एक थोड़ी देर बाद में चित्र आ जाएगा, आप उसमें देख सकते हो। और जो ये मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद के समान होती है, ये जो मिश्रित ज्वालामुखी होता है उसके गुंबद के समान होती है। और इसकी मैं बात करूं तो दोस्तों ये भारत में जो कर्नाटक है, कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट की चट्टानें ऐसे ही गुंबदानुमा पहाड़ियाँ हैं। ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी ऐसी ही गुंबदानुमा पहाड़ियाँ स्थित है कर्नाटक के पठार में। तो दोस्तों कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर अब अपपत्रित हो चुकी है, एक्सप्लॉइटेड हो चुकी है। इनमें से अधिकतर एक्सप्लॉइटेड हो चुकी है, अपपत्रित हो चुकी है। तो इसका अर्थ है कि यानी कि ये अब धरातल पर भी दिखाई देने लगी है। और ये जो पहाड़ियाँ हैं इनकी बात करें तो ये ये जो लेकोलिथ और जो बेथोलिथ है इनके बेस्ट एग्जाम्पल है, इनके अच्छे उदाहरण हैं। ये भी आप आपके सामने देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर है ये दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ये भी। और दोस्तों अब हम जान लेते हैं जो अगला है वो फेकोलिथ के बारे में। फेकोलिथ के बारे में जान लेते हैं। अब हम लेपोलिथ के बारे में थोड़ा सा इसके बाद में जानेंगे, पहले हम फेकोलिथ के बारे में जान लेते हैं। तो जो फेकोलिथ जो होता है वो क्या है कि अंतर्वेदीय आग्नेय जो चट्टान होती है, जो इग्नियस जो रॉक होती है, जो अंदर की जो आग्नेय चट्टान होती है, वो उनमें अपनति और अभिनति जो होती है, उनके अपनति के तो ऊपर और अभिनति के नीचे लावा जम जाता है। और ये जो लहरदार जो परतें बनती है अपनति के ऊपर और अभिनति के नीचे, अभिनति के तल में एक ऐसे कुछ लहरदार ये लावा जम जाता है लहरदार रूप से आकृति में। तो इसे ही फेकोलिथ कहते हैं। इसका चित्र भी आपके सामने आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। और ये लहरदार चट्टानें वाहक नली में मैग्मा भंडारों से जुड़ी हुई होती है। ये भी वाहक नली से, वो भी लेपोलिथ थी, वो भी वाहक नली से जुड़ी हुई थी। और ये भी लहरदार चट्टानें, ये जो लहरदार चट्टानें होती है ये भी वाहक नली से जुड़ी हुई होती है। और यह ही फेकोलिथ कहलाती है, इन्हें फेकोलिथ कहते हैं। तो हम 3 जान चुके हैं, बेथोलिथ, लेकोलिथ और फेकोलिथ। और अब हम जान लेते हैं लेपोलिथ के बारे में। तो दोस्तों हमारी धरातल में क्या है कि धरती के जो भूपर्पट्टी है उसमें लावा आता है नीचे से। और जब ये भूपर्पट्टी में आता है तो वहाँ पे क्या ये कुछ कमज़ोर सतह भी होती है,
कहीं कहीं पे कमज़ोर धरातल भी होता है। तो क्या है कि ये जो लावा है, वैसे मजबूत धरातल होगा तो वहाँ पे तो लावा जा नहीं सकता। तो जो कमज़ोर धरातल है उसमें क्षैतिज कमज़ोर धरातल होती है, उसके अंदर ये लावा घुस जाता है, वहाँ पे ये लावा प्रवेश कर जाता है। तो प्रवेश करने पर ये क्या है कि तस्तरी नुमा अगर आकृति बना लेता है, अगर ये उसके अंदर कमज़ोर धरातल के अंदर प्रवेश करके से तो वहाँ पे तस्तरी नुमा आकृति बना लेता है, तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसे लेपोलिथ कहते हैं। तस्तरी नुमा आकृति में अगर वो वहाँ पे जाके जम जाता है तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। और अगर यही आकृति तस्तरी नुमा ना होकर सीधी एक सीट की तरह हो, सीधी मतलब कि एक लाइन की तरह हो, एक सीधी लाइन हो, एक क्षैतिज तल में एक चादर की, आप कहें तो चादर की तरह मान सकते हो, एक चादर की तरह हो, तो उसे सिल या फिर सीट कहते हैं। सिल या फिर सीट में यानी कि अगर ये जो चादर जैसी संरचना में अगर ये जम जाती है, अगर ये थोड़ी सी कम मोटाई की हो, अगर ये थोड़ी पतली हो तो इसे सीट कहते हैं, और अगर थोड़ी सी ज़्यादा मोटाई की हो तो इसे सील कहते हैं। तो इसे ज़्यादा मोटाई की तो इसे सील कहते हैं, और जो कम मोटाई की हो तो इसे शीट कहते हैं। तो दोस्तों ये तीनों जो लेपोलिथ और जो सील और सीट है, या आप सील और सीट है वो आपके दिमाग में शायद बैठ गई होगी। ये तीनों मतलब कि एक जैसी होती है, बस इनकी थोड़ी सी शेप का फर्क होता है, यानी कि थोड़ी मिलती जुलती ही है ये। तो दोस्तों अब हमें ये आपके सामने इसका चित्र भी आ जाएगा। अब हम जान चुके हैं जो पांचों जो संरचनाएं थी इसकी उनके बारे में। पहली तो थी पांचों जो आकृतियाँ थी उनके बारे में हम जान चुके हैं। पहली तो थी कौन सी थी? पहली वाली थी लेकोलिथ थी। सबसे पहले हमने बेथोलिथ के बारे में जाना, फिर बेथोलिथ से निकली हुई हमने लेकोलिथ जाना, फिर लेकोलिथ के बाद में हमने फेकोलिथ जाना, फेकोलिथ वो लहरदार वाली, और फिर उसके बाद में हमने लेपोलिथ जाना, लेपोलिथ सिल और शीट, इनके बारे में हमने जाना। अब एक है जो सबसे महत्वपूर्ण जो रह गई है वो है डाइक। जी हाँ दोस्तों, अब एक है जो सबसे महत्वपूर्ण जो रह गई है वो है डाइक। अब जान लेते हैं इस डाइक वाली संरचना के बारे में। और जो ये डाइक है वो क्या होती है कि ये जो जब मैग्मा ये यानी कि इसे इजी भाषा में कहूँ तो ये जो ऐसे वर्टिकली होती है, ये लंबवत होती है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बेथोलिथ से जो लेकोलिथ है वो एक पाइप नुमा संरचना से जुड़ी हुई होती है, नीचे से पाइप नुमा संरचना से जुड़ी हुई होती है। आप चित्र में भी देखा था। तो जो पाइप नुमा जो संरचना होती है उससे डाइक कहते हैं। वो डाइक से आकार से जुड़ी हुई होती है, और ये सीधी होती है, ये वर्टिकली होती है। जबकि अगर इसे परिभाषा वाले रूप में कहूँ तो जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में फंस जाता है, किसी लंबवत दरार में जम जाता है, सॉरी दोस्तों, जब किसी लंबवत दरार में जम जाता है तो इसे डाइक कहते हैं। तो जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जम जाता है तो इसे डाइक कहते हैं। और झारखंड में एक जिला है सिंह भूमि, तो सिंह भूमि जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। तो दोस्तों झारखंड के सिंह भूमि नामक जिले में बहुत से डाइक दिखाई देते हैं अंदर, पृथ्वी के अंदर। और बात करूं पश्चिमी महाराष्ट्र की, तो पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और दोस्तों ये डाइक होती है, इन्हीं के द्वारा जो लावा होता है, जो पृथ्वी के अंदर का जो लावा होता है वो पृथ्वी के बाहर निकल पाता है। ये जो डाइक होती है क्योंकि ये सीधी होती है तो इन्हीं के अंदर से निकलता होगा, बेसिकली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इन्हीं के द्वारा जो लावा होता है जो पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी के बाहर निकलता है डाइक के द्वारा। और जो ज्वालामुखी उद्गार से बने जो दक्कन के जो ट्रैप है, दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। दोस्तों ये भी आपके सामने चित्र आ गया होगा, इसमें भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से बेथोलिथ, डाइक, लेकोलिथ, लेपोलिथ, सिल और शीट दिया गया है। आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको ये चित्र भी समझ में आ रहा होगा कि काय का चित्र है। एक बार दोस्तों मैं कह देता हूँ कि ये आज जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करें जिसमें ज्योग्राफी आती है, उसमें ये पूछा ही जाता है, इसमें पूछने के चांस बन सकते हैं। और दोस्तों अब हम जान लेते हैं जो ये ज्वालामुखी है,
जो ये ज्वालामुखी का विश्व में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। जी हाँ दोस्तों, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी क्या है, यहाँ पे 66% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है, यहाँ पर 66% ज्वालामुखी पाए जाते हैं, 66% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या है, एक एरिया है रिंग ऑफ फायर वाला, ये जो कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है, और पहले भी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जब हमने भूकंप के बारे में पढ़ा था तब भी हमने इसके बारे में जाना था कि सर्वाधिक भूकंप जो आते हैं वो रिंग ऑफ फायर वाले इलाके में आते हैं, और जो ये सर्वाधिक ज्वालामुखी की बात करें, सर्वाधिक वोल्केनो की बात करें, तो ये भी रिंग ऑफ फायर वाले इलाके में ही आते हैं। तो जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में स्थित है रिंग ऑफ फायर वाला ये क्षेत्र, और यहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं, लगभग सर्वाधिक भूकंप आते हैं और सर्वाधिक ही ज्वालामुखी आते हैं, लगभग 66%, 66%। और दूसरी जो पेटी है, दूसरी जो बेल्ट है वो है मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट, और इसकी बात करें तो ये एक रचनात्मक प्लेट है। जी हाँ दोस्तों, ये एक रचनात्मक प्लेट है जो कि हेक्ला एवं लोकी आइसलैंड वाले क्षेत्र में है ये। और दोस्तों अब हम एक और की बात करें, वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी। जी हाँ दोस्तों, मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसे विनाशी प्लेट भी कहते हैं, इसे विनाशी प्लेट भी कहते हैं, और यूरोप व अफ्रीका के सहारे स्थित है ये। और बात करें अगली की, वो है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, वो है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, इंटरप्लेट वोल्केनो। तो ये इसकी लोकेशन की बात करें तो दोस्तों ये है जो कि हवाई द्वीप से, जो ये हवाई द्वीप है, तो दोस्तों ये हवाई द्वीप से कमचटका तक है ये। जी हाँ दोस्तों, ये हवाई द्वीप से कमचटका तक है, ये दक्कन ट्रेप ड्रेकेंसबर्ग पठार इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो दोस्तों ये वाले क्षेत्र हो गए हैं जिनके बारे में हमने जाना है। वो दोस्तों अब हम आगे तो अब और तो कुछ है नहीं इस वाले चैप्टर में, ये वाला चैप्टर दोस्तों यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। ये जो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में कुछ या तो इसके प्रश्न लाएंगे या फिर हम अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों कमेंट करिए, और हाँ आपके दोस्त, फ्रेंड, यार, मित्र जो भी हैं, आप उन तक इस वाले वीडियो को पहुंचाइए ज़रूर, क्योंकि इस वाले वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ सबसे ज़रूरी है कि आप वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।